हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 16 जुलाई 2024, उससे पहले हम जान लेते हैं आज का थॉट फॉर द डे क्या कहता है। वो कहता है, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू हैव सर्वाइव्ड अ लॉट एंड यू विल सर्वाइव व्हाटएवर इज चेंजिंग। अपने आप पे भरोसा तो करते हो ना? हाँ, लेकिन कभी कभी भरोसा नहीं भी करते हो, इसलिए ओवर थिंकिंग कर लेते हो, स्ट्रेस एंग्जाइटी में आ जाते हो, है ना? बट आप सोचो, आपको जो अभी ऐसा लग रहा है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, लो फेस टफ फेस से गुजर रहे हो, 10 साल पहले भी ऐसे कुछ आपके लाइफ में उस वक्त के लिए वो टफ फेस था, बट आपने सर्वाइव किया ना। तो ठीक उसी तरह अभी भी सरवाइव कर लोगे यार, भरोसा रखो खुद पे। अब हाँ, विद एज तो थोड़ी बड़ी बड़ी कठिनाई आएगी ना। उस वक्त के लिए हो सकता है स्कूल लेवल पे, उस वक्त के लिए वही हमारी बहुत बड़ी कठिनाई होती थी, है ना? वही सबसे बड़ी स्ट्रगल होती थी। बट अभी विद एज थोड़ी सी तो बड़ी कठिनाई आएगी, बट ट्रस्ट मी, आप खुद पे ना जब ट्रस्ट करोगे, खुद को जब ये कहोगे कि बचपन में तो वो चीज़ इतनी टफ लगती थी, उस टाइम में उस स्ट्रगल को क्रॉस कर चुका, तो अब इस टाइम पे अभी तो कर ही लूंगा। व्हेन यू विल बी इन योर 60s, तब आपको लगेगा हाँ, तब की स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं थी, मेन स्ट्रगल तो अब है। तो ऐसा ना, हमें जो लगता है कि हाँ, एक एज के बाद वी विल बी कम्प्लीटली सेटल्ड, वी विल बी लाइक आउट ऑफ ऑल स्ट्रगल, ऐसा कभी नहीं होता। हर फेज में लाइफ में स्ट्रगल आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी अपने वजह से, कभी लोगों के वजह से, कभी सर्कमस्टेंसेस के वजह से। बस उस प्रोसेस में आपको खुद को ट्रस्ट करना है, क्योंकि आज आज तक आप सरवाइव करते आए हो एंड आगे भी कर लोगे। खुद पे भरोसा रखो, क्योंकि आप पे भरोसा ना करने के लिए बाकी दुनिया वाले हैं। ठीक है? तो आज के साथ, इसी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, अपने आप ऊपर ट्रस्ट के साथ हम शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। आज हम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बोथ फॉर एपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो फॉर अदर गवर्नमेंट एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज़पेपर विद द फर्स्ट न्यूज, दैट इज एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा, पता चल गया है ना? तो नीति आयोग ने रिलीज किया अभी, दैट इज द एसडीजी इंडिया इंडेक्स फॉर 2024। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैंने क्यों दिया? बिकॉज कभी कभी ना नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, सिमिलर समथिंग साउंड करने वाला कुछ दे दिया कि नेशनल इंटीग्रेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तब भी आपको सही लगने लगेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना फुल फॉर्म भी, क्योंकि कभी कभी इजी चीजों में ओवर थिंकिंग के वजह से हम गलत कर लेते हैं। ओके ना? तो ये जो अभी इंडेक्स, ठीक है, न्यूज में ये है कि नीति आयोग ने रिलीज किया एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जहाँ पे बोला गया है कि हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो हम गोल्स लेते हैं इंडिया में, वो प्रोग्रेस हुआ है बहुत सारा। तो वो अच्छी बात है। मीन्स इंडिया की ओवरऑल जो एसडीजी स्कोर है वो है अभी 71 इन 23 to 24। पहले 66 था, एंड 2018 में 57, तो काफी इंप्रूवमेंट हुई है ना? एंड बहुत सारे स्टेट में, मीन्स बहुत सारे नहीं, ऑल स्टेट्स हैव शोन इम्प्रूवमेंट। तो अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आता है ऑल स्टेट्स हैव शोन इम्प्रूवमेंट इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तो गलत मत कर देना कि ऑल तो गलत ही होगा, नहीं, ऑल सही है। हाँ, हो सकता है कुछ स्टेट ज्यादा ग्रो करे, कुछ स्टेट कम ग्रो करे, बट ग्रो तो करेगी ना, ग्रोथ इज कांस्टेंट। तो इसलिए ऑल स्टेट हैव शोन इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल स्कोर्स। ओके? एंड प्रोग्रेस किस किस चीज में सबसे ज्यादा देखी गई है? पॉवर्टी रिडक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज। ओके? पॉवर्टी जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंटर रिलेटेड है, पॉवर्टी कमेगी, इकोनॉमिक जनरेट होगी, एंड क्लाइमेट, तो क्लाइमेट इज द यूनिवर्सल थ्रेट, है ना, आजकल के दिनों में। देन परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर कौन है हमारे इंडियन स्टेट में से? केरला एंड उत्तराखंड। एंड सबसे कम जिन्होंने लोएस्ट परफॉर्मर कौन है? बिहार, देन झारखंड। ओके? तो ये थोड़ा हो गया बेसिक चीजें कि इंडेक्स में क्या क्या थी। ओके? अभी आपको एग्जाम में अगर पूछते हैं कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन रिलीज करता है, देन इट्स नीति आयोग। ठीक है? कोई मिनिस्टर वगैरह का नाम मत बोल देना वहां पे, मीन्स मार्क मत कराना। ठीक है? अब हम जानते हैं कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता क्या है। ओके? इट्स अ टूल डेवलप बाय नीति आयोग। हाँ, हमें पता है क्यों करते हैं, टू मेजर एंड ट्रैक। बट किस चीज का मेजर एंड ट्रैक करते हैं? इंडिया की प्रोग्रेस रिपोर्ट ट्रैक करते हैं टूवर्ड्स एसडीजी। और एसडीजी किसने सेट किया? यूनाइटेड नेशंस। वहां एग्जाम में ना एसडीजी नीति आयोग ने सेट किया, मत बनाना। ओके? एसडीजी इज सेट बाय यूनाइटेड नेशंस। एंड मेजर एंड ट्रैक, जो इंडिया में एसडीजी गोल्स अपने ले रहे हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, वो मेजर एंड ट्रैक कौन करता है? नीति आयोग। ओके? यहाँ पढ़ते वक्त लग रहा होगा हाँ, ये तो बहुत बेसिक चीज है, बट ट्रस्ट में एग्जाम में गलत हो जाता है ये सब। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, काम माइंड से आंसर अटेम्प्ट करना।
ठीक है। दिस इंडेक्स सपोर्ट द लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी, दैट इज स्टेट को एनकरेज करता है कि आप अपने गोल में, डेवलपमेंटल प्लान में एसडीजी गोल को भी शामिल करो। ओके। ऑल्सो ये जो इंडेक्स है ये बेंचमार्क सेट करता है पॉलिसी मेकर्स के लिए। अगर हमारे पास एक इंडेक्स होगी तो हम देख पाएंगे ना कि कहाँ पे गैपिंग है, कौन से एरियाज में गैप हो रहा है, कौन से एरिया को और प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, ताकि हम वैसे प्रायोरिटाइज एक्शन भी ले सके, है ना। एंड ये एक्सेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इन यूनियन टेरिटरीज across 16 SDGs using a set of indicator aligned with national priorities। तो ये तो चलो ये बेसिक टिडबिट्स है कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, नॉट आपको अगर ओनली स्टेट्स आ गया कि ये परफॉर्मेंस ट्रैक करता है ओनली स्टेट, नहीं यूनियन टेरिटरी भी करता है भाई, क्यों यूनियन टेरिटरी ने क्या गलती की उनको छोड़ देंगे, है ना। तो दीज आर ऑल अबाउट नीति आयोग एंड नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। ओके। एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं बोथ इन एपीएससी यूपीएससी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम ऑल्सो, तो आप इसको क्रोनोलॉजी थोड़ा सा याद करना। सबसे जरूरी क्या होता है, घर, बेसिक नेसेसिटी, तो वो जिनके पास नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, हम पॉवर्टी कहते हैं ना, कि हाँ उनके वो तो पॉवर्टी लाइफ जी रहे हैं। तो सबसे पहला प्रायोरिटी पॉवर्टी, थोड़ा क्रोनोलॉजी वाइज याद रखो, इलॉजिकल भी लगे सुनने को, बट थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करने के लिए ये सब यूज कर सकते हो टिप ओके। अब पॉवर्टी बेसिक नेसेसिटी प्रायोरिटी, तो बेसिक नेसेसिटी आ गई, फिर हम किस चीज में ध्यान देंगे कि खाना रेगुलर होना चाहिए, तो जीरो हंगर नंबर 2 पे। अब हंगर हो गई, बेसिक नेसेसिटी आ गई, अब हम क्या फोकस करेंगे, हेल्थ पे। मेंटेन करते हैं ना, जिम विम जाते हैं ऐसा, मतलब थोड़ा ऐसा सोच लो, गुड हेल्थ, हम अच्छा खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन, अगर बेसिक नेसेसिटी ठीक होगी तो ना हम न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे। मतलब यहाँ पे एक निवाला नहीं जुड़ रहा, एंड फिर हम कैसे न्यूट्रिशन का ध्यान दें कि हाँ बादाम खाना चाहिए एंड वगैरह वगैरह खाना चाहिए, वहां तो जो भी खाना मिल रहा है वो खाएंगे। तो पहले पॉवर्टी जाएगा, फिर क्या होगा, हंगर मिटेगी, डेली हमें खाना मिलेगा, फिर हम हेल्थ एंड वेलबींग पे ध्यान देंगे, योगा करेंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे। मीन्स उस तरीके से याद रखो कि नंबर 3 में हेल्थ एंड वेलबींग रिलेटेड है। फिर खाना हो गया, अच्छा हेल्थ हो गया, फिर एडुकेशन चाहिए होगी, ठीक है। एडुकेशन मिल गया, फिर हमें ज्ञान हो गया, तो वी विल गेट टू नो अबाउट अवर राइट्स, तो जेंडर इक्वलिटी के बारे में जानेंगे। जेंडर इक्वलिटी और एडुकेशन पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो स्कूल जाते वक्त स्कूल जाकर क्या मिलता है हमें, ग्रीन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वहाँ टॉयलेट होती है कि नहीं, फिर पानी मिलता है कि नहीं, ये सब हम देखते हैं ना। तो ऐसे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी लॉजिकल याद रखना। फिर स्कूल जाते वक्त गाड़ी में जाओ, चल के जाओ, धूप वूप लगती है, तो इट्स लाइक अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हो गया ना। अब इतना खाना हेल्थ ध्यान दे दिया, पढ़ाई लिखाई कर लिया आपने, फिर आपको क्या होगा, आपको नौकरी लगेगी तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। एंड ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ होने पे आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन, अगर इंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो अपना करोगे बिल्डअप, है ना। उसके बाद उससे आपके घर की इनइक्वालिटीज घटेगी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये घर की इनइक्वालिटीज की बात नहीं करता मैं, ये समझाने के लिए कर रही हूँ कि आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, इंटरप्रेन्योरशिप कर लिया, फिर आपके घर की इनइक्वालिटीज घटेगी, फिर घटेगी तो आप घर बनाओगे, दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड क्या, कम्युनिटीज। कम्युनिटीज आपका एक बनेगा, आप सोसाइटी में अच्छे घर लोगे, खरीदोगे कम्युनिटी में, सस्टेनेबल होगा, क्योंकि वो घर सिर्फ आप तो यूज नहीं करोगे ना, आपके बच्चे भी यूज करेंगे, फ्यूचर जनरेशन। तो वैसा ही याद रखना, सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज। फिर इतना सारा होने के बाद आप बुढ़े हो जाओगे, बुढ़े होने के बाद खाना वाना कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना, सब कुछ खा लोगे तो फिर बीमार बीमार हो जाओगे, तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब इतना सारा कुछ हो गया, भैया हम कर कहाँ रहे हैं, इंडिया अर्थ, ओवरऑल अर्थ में कर रहे हैं, तो अर्थ की क्लाइमेट तो सही होनी होगी, बचपन से लेके जो जॉब वर्क बुढ़े होने तक, क्या क्या मेन तो इन्वायरमेंट। तो इसलिए इस थर्ड कैटेगरी में, जो थर्ड रो में, ये पिक्चर को याद रखने की कोशिश करना, 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट ही अगर अच्छी नहीं तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे ना। फिर लाइफ बिलो वाटर, क्योंकि हमें मेरीन लाइफ, जो नॉन वेज खाते हैं या फिर मेरीन लाइफ चाहिए ना, बिलो ऐसे याद रखना। जमीन भी चाहिए हमें, जमीन के नीचे मेट्रो वेट्रो तो जमीन के नीचे चलती है, तो वैसा थोड़ा बिलो वाटर भी हमारी जरूरत है, ठीक है ना। तो बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, फिर लाइफ ऑन लैंड जरूरी है, क्योंकि हम घर वर तो वही बनाएंगे। देन सब कुछ जब हो जाएगा उसके बाद जिंदगी में सुकून ही चाहिए ना, जस्टिस सुकून ये सब चाहिए। तो पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कहा 16। एंड फिर सब जब हो जाएगा, खुद से जब खुश रहोगे तब दूसरों में खुशी फैला पाओगे, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आई होप यू गेट इट, है ना। ये थोड़ा सा एंटरटेनिंग वैसे ऐसा याद रखना, सीरियस होके पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे एक दिन ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना है यहाँ पे। एंड देन लाइट हाउस टूरिज्म इज इन न्यूज। तो लाइट हाउस टूरिज्म क्या कहता है,
ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे अनाउंस प्लान टू बूस्ट लाइट हाउस टूरिज्म अंडर मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। तो ये लाइट हाउस जो न्यूज में है, इसलिए हमें जानना होगा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा लाइट हाउस के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में, कहाँ कहाँ पे लाइट हाउस है एज टूरिस्ट प्लेस, क्योंकि यह है तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो लाइट हाउस क्या होता है? इट्स अ टावर बिल्डिंग और अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन टू एमिट लाइट। आपने देखा होगा भूत वगैरह की सीरियल एंड मूवी में ज्यादा आती है लाइट हाउस, है ना? मतलब अभी मूवी में तो इस चीज के लिए ज्यादा यूज होती है, लाइट हाउस भूत रहते हैं वहां पे, ऐसा होता है ना। तो उस तरीके से वही लाइट हाउस के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर है छोटू छोटू सा, है ना। तो यहाँ क्या कहता है? इट एमिट अ लाइट फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ लैम्प्स एंड लेंसेज। किस चीज के लिए यूज होता है? नेविगेशन फॉर मेरिनर्स, लोकल फिशरमैन्स, है ना। ये कोस्ट लाइन सर्विलेंस में भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि हम ये नेचुरल डिजास्टर को रोक सके, फ्लड वगैरह, ये साइक्लोन कब आएगा, वैसे बहुत कुछ हो भी चुका है, जैसे उड़ीसा में भी ये चंद्रभागा उड़ीसा में, दिस हेल्प्स इन ऑल दो साइक्लोन टेम्पले साइक्लोन का क्या कहते हैं, ट्रैक करना, ठीक है। वो नेविगेशन में हेल्प करता है फार्मर्स को, फिश फार्मर को, राइट। अब करंटली इंडिया में कितने सारे लाइट हाउस है? 194, ओके, अलोंग द कोस्ट लाइन एंड इंडियन आइलैंड ऑफ इंडियन वाटर्स। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं कि नेविगेशन आप पढ़ने लग गए तो आपको ही सिर्फ पता है, या मॉडर्न हिस्ट्री में ही सिर्फ है एग्जिस्ट, नहीं। ऋग्वेदा एंड शतपथ ब्राह्मणा, इन चीजों में भी मेंशन है किस चीज का? नेविगेशन इन द ईस्टर्न वेस्ट समुद्र, ठीक है, तब से ही चला जा रहा है। इट ऋग्वेदा ऑल्सो डिस्क्राइब सी वॉयजेस बाय वरुणा एंड वशिष्ठ। सी वॉयजेस तब के दिनों में भी ये सब होती थी, ठीक है। माइथोलॉजिकल स्टोरी भी एक है, जैसे मनु की स्टोरी, जिनको फ्लड से बचाया गया था। मतलब क्या कहती है कि नॉलेज तो थी लोगों को सी एंड नेविगेशन। तो अगर आपको कहे कि ये रीसेंट आइडिया है, ये पहले ऐसा कुछ था नहीं, नहीं, गलत है। या फिर आता है कहाँ पे मेंशन है? तो ऋग्वेदा एंड शतपथ ब्राह्मणा, ओके। Then, in 17th century AD, Pallava king Narasimhavarman I established a lighthouse at Mahabalipuram using a log fire to guide ships. और ये महाबलीपुरम की जो लाइट हाउस है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है फॉर हिज स्टनिंग व्यूज ऑफ द शोर टेम्पल। शोर टेम्पल कहाँ पे? मतलब महाबलीपुरम में ना, तमिलनाडु। तो अब देख लेते हैं लाइट हाउस हमारी कहाँ कहाँ पे है इंडिया पे। चंद्रभागा उड़ीसा कहा है कि नियर कोणार्क टेम्पल है, ओके। देन टंगासिरी लाइट हाउस कोलम केरला में है, टॉलेस्ट लाइट हाउस इन केरला, ओके। देन महाबलीपुरम लाइट हाउस तमिलनाडु हमने देखा है, ओके। ये केरला वाली ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई, मत सोचना कि पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा के टाइम पे महाबलीपुरम का बनाया गया था, पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पे। देन कोप बीच लाइट हाउस कहाँ पे है? उडुपी, कर्नाटका, ओके। ये भी ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था 1901। ईयर इतना याद जरूरी नहीं है, बट मैच द फॉलोइंग के लिए प्लेस याद रखना। देन विचिंजम लाइट हाउस कोवलम केरला। एक्सक्यूज में अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिसप्लेस मतलब मिस प्रोनाउंस होता है तो थोड़ा सा माफ कर देना, ठीक है। पढ़ने के लिए, बस याद रखने के लिए पढ़ लेना, एंड अगर सही कुछ प्रोनाउंसिएशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे भी सीखने को मिल जाएगा, है ना। कोवलम केरला, दैट इज विझिंजम लाइट हाउस कहाँ पे? केरला। देन फोर्ट अगोडा लाइट हाउस गोवा में, पोर्टुगीज स्ट्रक्चर है, ठीक है। वन ऑफ द गोवास प्राइम अट्रैक्शन। आप गए हो तो बताना कैसा लगा, नहीं गए हो तो कभी जाना, जाने से जरूर जाना इस पे। तब सोचोगे कि हाँ हमने पढ़ते वक्त भी पढ़ा था, तो वो इट फील्स नाइस ना, जो चीज पढ़ते हो फिर आप उसे महसूस कर सकते हो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई। यू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग अबाउट इंडिया, अबाउट वर्ल्ड का भी थोड़ा बहुत जान ही लेते हो, इंडिया के बारे में ये आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री पढ़ के तो बहुत कुछ जान लेते हो। तो सीएसई स्टडी बहुत जरूरी है टू नो अबाउट अवर कल्चर, अबाउट पॉलिटी, अबाउट इकोनॉमी। तो आप जब घूमने जाओगे अगली बार ना, तो सेम जो पहले बस फोटो खींच लिया, हाँ ये जगह है, अभी थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, तो इट विल मेक इन्फॉर्म सिटीजन होना भी बहुत क्या फील है, दैट इज अच्छा फील देता है ना, गुशबम्स, जो मैक्सिमम को नहीं पता वो आपको पता है, काइंड ऑफ। देन बफर स्टॉक पॉलिसी। बफर स्टॉक पॉलिसी न्यूज में क्यों है? क्योंकि ओपन मार्केट सेल जो हो रही है व्हीट एंड चना, उसकी वजह से सोरिंग इन्फ्लेशन हुआ है इन सीरिंग एंड पल्सेस, बिकॉज अभी क्लाइमेट चेंज इंड्यूस डिसरप्शन, प्राइस एंड फ्लक्चुएशन, सप्लाई, बहुत जगह फ्लड लैंडस्लाइड की वजह से सप्लाई डिसरप्शन, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से ये सब होता रहता है। ये न्यूज है, ये चलो ये तो न्यूज हो गया, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि कौन से चीज की इन्फ्लेशन बढ़ी थी या वगैरह वगैरह। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बफर स्टॉक कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो जान लेते ये होता क्या है। इट
refer to a reserve of commodity that is used to ऑफसेट प्राइस फ्लक्चुएशन एंड अनफोर्सिन इमरजेंसीज। मान लो कोविड के टाइम पे इमरजेंसी आ सकती है, प्राइस बढ़ सकती है, तो आप घर पे सेव करके रखते ना, एक डब्बे में सारा खाने का राशन का कुछ रखते थे, तो वैसे ही एक रिजर्व ऑफ ए कमोडिटी को हम बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है। एंड ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 4th 5 ईयर प्लान। ये याद रखना बिकॉज 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में आ चुका है। तो 4th 5 ईयर प्लान में ही कॉन्सेप्ट आया था बफर स्टॉक का। ठीक है। मेंटेन किसके द्वारा की जाता है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये यूज क्यों होता है बफर स्टॉक? फॉर फूड सिक्योरिटी। ऑब्वियसली मिनिमम बफर स्टॉक रहना चाहिए ताकि जब आपदा आए, ये इमरजेंसी के वक्त फूड सिक्योरिटी बनी रहे। फिर मंथली रिलीज जो फूड ग्रेन्स हम देते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन या वेलफेयर स्कीम्स में, वो कहाँ से? ये दिस बफर स्टॉक से ही लाते हैं ना, तो ये हेल्प करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। नेचुरल डिजास्टर हो गया, क्रॉप फेलियर हो गई, तब यहाँ से हम प्रोड्यूस सप्लाई करते हैं, राइट। देन प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड मार्केट इंटरवेंशन, ये तो है ही। ओपन मार्केट में जब ये दाम इन्फ्लेशन हो जाती है, बढ़ जाती है, तो प्राइस स्टेबलाइज हम बफर स्टॉक से सप्लाई करके सप्लाई थोड़ा बढ़ा देते हैं जब कम हो जाती है ना। एंड ये फिक्स कौन करता है कि मिनिमम बफर नॉर्म्स ये क्वार्टरली बेसिस पे, दैट इज द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स फिक्सेस द मिनिमम बफर नॉर्म्स। ओके। और ये रिव्यू होता है बफर जो फिगर्स है, बफर स्टॉक फिगर्स आर नॉर्मली रिव्यूड आफ्टर एवरी 5 years। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ना किस किस को एंगेज किया कि तुम पल्सेस प्रोक्योर करना होगा बफर स्टॉक में। एक मान लो डब्बा है, उसमें प्रोक्योर करके पल्सेस रखना तो होगा ना। ये कौन कौन करता है एंगेज? किस किस के द्वारा? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर बिजनेस कंसोर्टियम, एंड देन एफसीआई दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और इन एडिशन टू बफर नॉर्म्स, गवर्नमेंट अलग से रिजर्व फॉर व्हीट एंड राइस भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करता है। 2008 से एंड 9 से ये चालू हुआ है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे ही, जैसे कि 2015 में गवर्नमेंट ने ऐसे क्रिएटेड अ बफर स्टॉक ऑफ अबाउट 1.5 लाख टोन्स क्रिएट किया था फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस ऑफ पल्सेस। तो ये जस्ट एग्जांपल है कि ऐसे ही जब फ्लक्चुएशन आती है, गवर्नमेंट टुक सच इनिशिएटिव। सो बफर स्टॉक इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर अवर इंडियन इकोनॉमी, है ना। और अभी जो स्टॉकिंग नॉर्म्स है, गवर्नमेंट किस तरीके से ऑपरेशनल स्टॉक से होता है, जो मंथली डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये इमरजेंसी और वेलफेयर स्कीम्स या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऑपरेशनल स्टॉक से जाता है। एंड फूड सिक्योरिटी स्टॉक एंड रिजर्व होता है, वो अगर शॉर्टफॉल हो जाती है प्रोक्यूरमेंट में इमरजेंसी या जो भी रीजन की वजह से, तो वो फूड सिक्योरिटी स्टॉक एंड रिजर्व मेंटेन होता है। तो स्टॉकिंग नॉर्म्स बस दो मोड होता है गवर्नमेंट का, कंप्राइज ऑफ ऑपरेशनल एंड फूड सिक्योरिटी रिजर्वर्स और स्टॉक। ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट बफर स्टॉक पॉलिसी। आई होप यू गेट इट। थोड़ा सा ये जो बेसिक चीजें है, टर्म्स है, याद रखना। ओके। द नेक्स्ट है जगन्नाथ टेम्पल्स रत्न भंडार। तो अब ये क्या है न्यूज में, क्यों है न्यूज में, देख लेते हैं। क्योंकि रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट अनलॉक द रेवर्ड रत्न भंडार ऑफ द 12th सेंचुरी जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी आफ्टर 46 years। तो ये हो गया न्यूज। अब देख लेते हैं रत्न भंडार क्या होता है। इट्स अ वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ ट्रेजर्स लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ जगमोहना। अब एग्जाम में आता है जगमोहना टर्म इज यूज्ड फॉर, ये असेंबली हॉल ऑफ टेम्पल को कहा जाता है जगमोहना। ऐसा कुछ एंशियंट या आर्ट एंड कल्चर टर्म पूछा जाता है ना, यूपीएससी में तो पूछते ही है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे प्राइसलेस ज्वेलरी है किसकी? सिबलिंग डाइटिंग्स जो जगन्नाथ डाइटीज जो जगन्नाथ टेम्पल में है, लॉर्ड बलभद्र जगन्नाथ एंड गॉडेस सुभद्रा की। ओके। जो पहले के जमाने के जो राजा थे, महाराजा थे, डिवोटीज थे, जो दान करते थे, वही सब यहाँ पे जमा है। तो अराउंड अभी क्या है इसमें, 128 kg ऑफ गोल्ड एंड 221 kg ऑफ सिल्वर यहाँ पाया जाता है। ठीक है। एंड ये सारा कुछ जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये किसके द्वारा डील, ये जो एक्ट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है क्या? नहीं, पूरी श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट के द्वारा ये सारा कुछ सेफगार्ड होता है। ओके। और ये जो रत्न भंडार है, इसके दो चैम्बर्स होते हैं, आउटर बाहरा भंडार एंड भीतर दैट इज इनर भंडार। ठीक है। जो 46 ईयर्स के लिए क्लोज था। और ये कस्टोडियन ये टेम्पल की कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ द टेम्पल। ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन भी रत्न भंडार की 2008 में की थी, बट तब वो इनर चैम्बर में, ये भीतर भंडार में घुस ही नहीं पाए। ठीक है। बिकॉज वो बंद रहता ना, 46 ईयर से तो बंद ही था। तो ये था न्यूज अबाउट रत्न भंडार। अब जान लेते हैं थोड़ा सा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, जो हमने पहले भी जाना, बट थोड़ा सा एडिशनल टिडबिट्स। जगन्नाथ टेम्पल को हम व्हाइट पगोडा भी कहते हैं। एंड वन ऑफ द चार धाम, बाकी चार धाम क्या क्या है? रामेश्वरम, द्वारका एंड बद्रीनाथ।
है ना, इस पिक्चर में मैंने दिया छोटा सा। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा। गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा क्या होता है? द थ्री मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो ट्रायंगल फॉर्म करता है, कौन कौन? ये जगन्नाथ टेम्पल तो पूरी में हो ही गया, देन भुवनेश्वर सिटी ऑफ टेम्पल, एंड सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ब्लैक पगोडा। ये तीन को कहलाते हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा। ये जगन्नाथ टेम्पल कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था? फेमस किंग ऑफ गंगा डायनेस्टी अनंत वर्मन, दैट इज 12th सेंचुरी में। ओके, एंड ये एग्जाम्पल है कलिंगा स्ट्रक्चर विच इज द सब स्कूल ऑफ नगाड़ा, है ना। तो कलिंगा स्ट्रक्चर है, याद रखना, आर्किटेक्चर है, याद रखना, डिस्टिंक्टिव कर्विलर टावर्स, इंटीग्रेट कार्विंग्स एंड ऑर्नेट स्कल्पचर्स, ये थोड़ा टिडबिट्स। कलिंगा मेन याद रखना। अब आप बोल सकते हो कि जगन्नाथ टेम्पल में रथ यात्रा ही सिर्फ मेजर फेस्टिवल है, नहीं, और भी होता है, जैसा स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, सायन एकादशी। अगर एग्जाम में अब जगन्नाथ टेम्पल है तो आ जाता है कि स्नान यात्रा कौन से टेम्पल में, तो जगन्नाथ टेम्पल में तो रथ यात्रा होती है, नहीं होगा, तो ऐसा गलत मत कराना। ये बाकी तीन जो है ना, नेत्रोत्सव एंड स्नान यात्रा एंड सायन एकादशी, ये भी होती है, मेजर फेस्टिवल है जगन्नाथ टेम्पल। अब जगन्नाथ टेम्पल में 4 गेट पाई जाती है मेन। द्वार के बारे में एज आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। ईस्ट साइड में है सिंह द्वारा, सिंह मीन्स लायन, जो बिलीव है कि इट डिपिक्ट्स अटेन मोक्ष, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, मुक्ति मिलती है। हस्ती द्वारा नॉर्थ साइड में, हस्ती मीन्स एलिफेंट, इट ब्रिंग्स वेल्थ, ऐसा कहा जाता है। अश्व द्वारा मीन्स घोड़ा, दैट इज साउथ साइड में, अश्व मीन्स हॉर्स, ओके, इट हेल्प्स वन शेड कामा, ओके, द लस्ट। एंड देन व्याघ्र द्वारा मीन्स टाइगर, वेस्ट साइड में है, इट रिमाइंस वन ओन वंस धर्मा, दैट इज कॉस्मिक लॉ अंडर राइट बिहेवियर एंड सोशल ऑर्डर। तो इट वाज ऑल अबाउट द 4 गेट इन द टेम्पल, ओके, 4 गेट ऑफ द टेम्पल। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होनी चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारा रेड सी। क्यों है न्यूज में? क्योंकि कैप्टन अभिलाष रावत एंड हिज क्रू फ्रॉम एन इंडियन ऑयल टैंकर रिसीव्ड 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। क्यों? क्योंकि यहाँ समुद्र में इनके रेस्क्यू मिशन में इन्होंने अपना डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस को दिखाया, एंड उसके चलते उनको ऑनर किया गया फॉर देयर डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस ड्यूरिंग एन रेस्क्यू मिशन इन द रेड सी, जहाँ पे उनको उनकी जो शिप है वहां पे सीरियस फायर लग चुकी थी ड्यू टू एंटी मिसाइल शिप जो ईरानियन बैक्ड हाउती रिबल्स की थी, तो हिट होने पे आग लग चुकी थी, उन्होंने रेस्क्यू किया, तो रेस्क्यू मिशन के चलते उनको ऑनर दिया गया थ्रू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा जान लेते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इट्स ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। क्या रेगुलेट करता है? शिपिंग, एंड ये प्रिवेंट मेरीन पॉपुलेशन को प्रिवेंट करता है। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1948 आफ्टर ए यूएन कन्वेंशन इन जेनेवा। ऑफिशियली केम 10 साल बाद 1958 को आया था। मेंबर 175, इंडिया भी मेंबर है, 1959 में वो मेंबर बन चुका था। ऑल्सो इट हैज 3 एसोसिएट मेंबर। तो ये थोड़ा सा बेसिक टिडबिट स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू नो द बेसिक थिंग्स। अब आता है रेड सी इन न्यूज। तो रेड सी मैंने लास्ट कुछ दिन पहले भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। रेड सी की जो निमोनिक सा शॉर्टकट क्या है? बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछते ना, इट्स वाई, थोड़ा सा हैंडराइटिंग सहल है ना, वाई सीट्स, SEEDS and Y. Okay, Y seats. क्यों? Y means यमन, S seats, S मतलब सऊदी अरेबिया, E डबल E आता है, एक E से इजिप्ट, एक E से एरिट्रिया, D से क्या होता है? जिबोटी, प्रोनाउंसिएशन जिबोटी बट D से शुरू होता है, डिजिबोटी, ऐसा ही याद रख लो, याद रखने के लिए। S से सूडान, ठीक है, नॉर्थ साइड में आता है स्विस कनाल, एंड यहाँ पे साउथ, रेड सी की साउथ साइड में आता है गल्फ ऑफ अदान एंड बबल मंडेब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैप का आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा याद रखना कि वाई सीट्स का मतलब यहाँ पे कौन कौन से 6 कंट्रीज हैं। तो आई होप यू विल रिमेम्बर द रेड सी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। लाइक अब है फैक्ट इन न्यूज, तो पर्सनैलिटी न्यूज, असम स्पेसिफिक स्टेट PCS, ठीक है। राधा गोविंद बरुआ ये न्यूज में थे, बिकॉज सिंह पुरुष, उनको सिंह पुरुष भी कहा जाता है, सिंह पुरुष RG बरुआ रिमेम्बर्ड ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। तो वो कौन थे? वॉज ए मल्टीफेसेट पर्सनैलिटी, एन इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स इंथुसियास्ट एंड स्ट्रॉन्ग पैट्रन ऑफ असमिस कल्चर, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ असम ट्रिब्यून ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन। जो आप पढ़ रहे हो अभी असम ट्रिब्यून, उनके ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के फाउंडर कौन थे? राधा गोविंद बोरुआ। तो रेवोल्यूशनाइज्ड द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इन असम,
ठीक है। एंड उनका जो कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स में वो भी बहुत मोन्यूमेंटल, जैसे गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम उनके द्वारा स्टैब्लिश की गई है, जो फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन द रीजन है ना। देन 1937 में ही ऑर्गेनाइज्ड 5 डे असम ओलंपिक्स, कहाँ पे, डिब्रूगढ़ में, जहाँ पे स्टेट को वो एनकरेज किए कि जिम्नास्टिक एंड बॉडी बिल्डिंग कितनी जरूरी होती है, एंड ऑल्सो होस्टेड द फर्स्ट मैराथन रेस दैट ईयर। फिर वो कल्चरली भी बहुत, ही इज अ पेट्रन ऑफ असम कल्चर। कैसे उन्होंने, ही ही इज he played a role in bringing the bihu dance from its rural root to स्टेज तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने म्यूजिक फेस्टिवल, कल्चरल प्रोजेक्ट्स, वो सब वो ऑर्गेनाइज करते रहते थे, ठीक है। एंड पब्लिक सर्विस में भी उनका नाम था, ही वॉज द गुवाहाटीज फर्स्ट मायर एंड द ब्रेन बिहाइंड कौन सा इनिशिएटिव, असम फ्लाइंग क्लब, गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर, ये सब इनिशिएटिव उनकी ही आइडियाज थी, ओके। एंड ही वाज एज ए प्रोफेशन, वो कहाँ पे काम करते थे, एजेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इंडिया की फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट राधा गोविंद बरुआ, ठीक है। तो अब आज का कुछ क्विज ये है, आप आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कल आपको मैं आंसर बताऊंगी। एंड कल की जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मींस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, ओके। तो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपने सेशन लाइक किया तो कमेंट सेक्शन में आज की क्विज की आंसर जरूर देना, ठीक है। चलो, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी स्टडिंग।